नियंत्रण के अंतर्गत आज हम लोग नियंत्रण की विधियां या तकनीक का अध्ययन करेंगे और इसको नियंत्रण के उपकरण या प्रणालियां भी कहा जाता है। प्रबंधक का जो मुख्य कार्य होता है वो उपक्रम के कार्यों का नियंत्रण करना है और इस हेतु वो विभिन्न तकनीक या उपकरण जिसको कि औजार कहा जाता है उसका भी प्रयोग करता है। और जो नियंत्रण की विधियां हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो नियंत्रण की सामान्य विधियां और दूसरा नियंत्रण की विशिष्ट विधियां। और ये बहुत ही इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से अभी तक का जो मेरा अनुभव है एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो विधियां हैं, सामान्य विधियां, सबसे पहले हम लोग उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो उसकी विशिष्ट चार विधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो नियंत्रण की जो सामान्य विधियां हैं उसमें सबसे पहला है और सबसे महत्वपूर्ण है अवलोकन द्वारा नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कर्मचारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर उन पर नियंत्रण किया जाता है और ये बहुत ही प्रचलित विधि है। इसमें जो प्रबंधक होते हैं या अधिकारी होते हैं वो स्वयं जाते हैं कार्यस्थल पर, खुद निरीक्षण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने परीक्षाओं में देखा होगा, आपके रूम में एक जो पर्यवेक्षक होते हैं वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं आपके रो में और इस रीति से वो नियंत्रण रखते हैं। अवलोकन के द्वारा नियंत्रण करते हैं, देखते रहते हैं आप लोगों को कि आप लोग कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस विधि में भी जो अधिकारी होते हैं वो कार्यस्थल पर जाते हैं और जहाँ कर्मचारी वास्तविक उत्पादन का कार्य करते हैं और स्वयं निरीक्षण करते हैं और उसके द्वारा नियंत्रण रखते हैं। और इससे होता क्या है, कर्मचारी और अधिकारी के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है और ये संबंध बना रहता है और उसी समय यदि किसी को कोई समस्या है तो सीधे अपने अधिकारी से वो बात कर सकता है, अपनी समस्या को वो बता सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रचलित और अच्छी विधि मानी जाती है। दूसरा, अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण, ऑडिट करने के द्वारा नियंत्रण। और इसके अंतर्गत लेखा पुस्तकों का परीक्षण किया जाता है। दो प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक तो आंतरिक परीक्षण होता है और एक बाह्य परीक्षण होता है। और जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, जो लेखे हैं, जो पैसों को से संबंधित हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक होता है और ऑडिट करने के द्वारा उन पर नियंत्रण किया जाता है। तीसरा है अभिप्रेरणा द्वारा नियंत्रण और कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा द्वारा नियंत्रण कहलाता है और ये नियंत्रण की सबसे श्रेष्ठ विधि कही जाती है। इसको स्वनियंत्रण भी कहा जाता है। इसमें फिर और किसी प्रकार के देखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कर्मचारी स्वयं अभिप्रेरित हो जाते हैं। उनको इस प्रकार की अभिप्रेरणा दी जाती है और मन लगाकर वो कार्य करते हैं। चौथी विधि है नीतियों द्वारा नियंत्रण। नीतियों को भी नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। इससे कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है, कार्य क्षेत्र और सीमा निर्धारित हो जाती है। निर्धारित नीतियों के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए नीतियां बना दी जाती हैं ताकि कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। पांचवा विधि, और ये प्रश्न में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अपवाद द्वारा नियंत्रण। नियंत्रण की इस विधि में जो उपक्रम के प्रबंधक होते हैं वो केवल अपवाद की स्थितियों पर ही ध्यान देते हैं तथा उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अपवाद का मतलब होता है ऐसे कार्यों से हैं जो निर्धारित योजना के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। तो जो योजना के अनुरूप नहीं है केवल उन्हीं को ध्यान दिया जाता है और उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। छठवां विधि है उदाहरण द्वारा नियंत्रण। इसको भी एक उत्कृष्ट विधि मानी जाती है और अधिकारी इसमें का व्यवहार इस प्रकार हो जैसा वह अपने अधीनस्थों से चाहता है और वो खुद एक नमूना बन के प्रस्तुत करता है। जैसे कि एक बार आप लोग को उदाहरण में बता रहा था, यदि उपक्रम में आने का समय 10 बजे है और जो अधिकारी है वो खुद देर से आएगा तो अपने कर्मचारियों को कैसे बोल पाएगा कि आप समय पर आइए। तो इस विधि के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा खुद कार्य कर दिखाकर या अपने आचरण से, व्यवहार से एक नमूना स्थापित किया जाता है और तब उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो उसको फॉलो करते हैं।
सातवीं विधि है अभिलेखों और प्रतिवेदनों द्वारा नियंत्रण। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न शाखाओं से प्रतिवेदन मंगाया जाता है और उनको जांचा जाता है और उससे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की भी तिथियां निर्धारित होती हैं। अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर नियंत्रण किया जाता है। जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है और उन पर नियंत्रण रखा जाता है। और अधिकार क्षेत्र के बाहर का जो कार्य होता है उसको उच्च अधिकारियों के अनुमोदन पर ही स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद है अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा नियंत्रण। ये भी एक नियंत्रण की विधि है, अर्थात जो ऐसे कर्मचारी जो लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं या नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उनको दंड दिया जाता है और इससे कर्मचारी जो है भयभीत रहते हैं और नियम के विपरीत कार्रवाई नहीं करते हैं। 10वां लिखित निर्देशों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों को परिपत्र एवं नोटिस निर्गमित किया जाता है जिसमें उनको उनके कार्य के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए यह एक उपयुक्त विधि है। निर्देश उपक्रम की नीतियों के अनुकूल हों तथा उनकी भाषा सरल एवं स्पष्ट हो, इस तथ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। अब कुछ हम लोग नियंत्रण की विशिष्ट विधियों को देखेंगे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर लागत नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, किस्म या गुण नियंत्रण, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला है बजट द्वारा नियंत्रण। बजट नियंत्रण का आशय है कि बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों में तुलना करना और इससे इस बात की जानकारी हो जाती है कि उपक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी जो उपक्रम है वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट बनाता है कि वो बिजली में कितना खर्चा करेगा, वेतन में कितना खर्चा करेगा, कितनी उसको आमदनी होगी। और जब साल व्यतीत हो जाता है तो वास्तविक परिणाम आ जाते हैं कि वास्तव में कितना खर्चा हुआ है बिजली में। जैसे हमने तय किया था 10,000 रुपया खर्चा होगा, लेकिन आया है 20,000 बिजली का बिल। तो तुलना की जाती है, फिर उसकी समीक्षा की जाती है कि कहाँ पे गलती हुई है और उसका पता लगाया जाता है। तो ये है बजट द्वारा नियंत्रण। दूसरा है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण में इस बात का पता लगाया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई लागत क्या होगी और लागत को कम कैसे किया जाएगा, और इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उत्पादन नियंत्रण। निर्माणी उपक्रम की समस्त क्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। निर्माणी संस्थान के समस्त कार्य को इस प्रकार नियंत्रित करना कि समस्त कार्य पूर्व नियंत्रित व्यवस्था के अनुसार संचालित हो, ये उत्पादन नियंत्रण कहलाता है। चौथा नियंत्रण है किस्म या गुण नियंत्रण। उत्पादित वस्तु के गुण या किस्म को नियंत्रित करना किस्म या गुण नियंत्रण कहलाता है। इस नियंत्रण के कारण उत्पादित वस्तु का आकार एवं रूप आकर्षक हो जाती है और वस्तु भी अधिक उपयोगी हो जाती है। तो इस प्रकार से नियंत्रण की विधियां होती हैं जिनके द्वारा एक उपक्रम में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य विधियां जैसे कि अवलोकन द्वारा नियंत्रण, अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण, अभिप्रेरणा द्वारा नियंत्रण, अपवाद द्वारा नियंत्रण, और साथ ही इसकी कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं जैसे कि बजट द्वारा नियंत्रण, लागत द्वारा नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण और क्वालिटी कंट्रोल या किस्म नियंत्रण।